नमस्कार किसान भाइयों, मैं रवि कुमार। आइए आज हम डॉक्टर शिव कुमार उनसे धान की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर, थोड़ा आप हमें धान के नर्सरी से लेकर और हार्वेस्टिंग तक की प्रोसेस को थोड़ा हमें बताएं। रवि जी, अभी हम हैं हापुड़ में। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में। और यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप, कुछ किसानों ने ट्रांसप्लांट कर दिया है। वैसे जो सही समय है वो 15 जुलाई के आसपास है जी। और कुछ लोग जल्दी लगा देते हैं, जिससे कि उनको जल्दी सरसों या दूसरी जो फसल होती हैं उनको लेना आसानी होता है। जी। धान की जो तैयारी करते हैं वो नर्सरी भी कर सकते हैं और साथ में डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं, जैसे आजकल पंजाब हरियाणा में हो रहा है। तो डायरेक्ट सोइंग में थोड़ा सा खर्चा बचता है, तो लेकिन उसमें खरपतवार जैसी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले जहाँ से भी हम बीज ले रहे हैं वो एक ऑथेंटिक जगह होनी चाहिए। जैसे कि बासमती एक्सपोर्ट का एक ऑफिस है, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पास में ही है, मोदीपुरम में। जी। वहाँ पर आपको आसानी से बासमती के बीज मिल जाते हैं। या अगर दूसरे तरीके के देसी बीज लगा ले हैं तो वो भी ऑथेंटिक जगह से लें। अपने पास रखा हुआ है तो उसको पहले आप जर्मिनेट करके देख लें। आप थोड़ा सा बीज ले लीजिए गिन करके, और उसको जर्मिनेशन के प्रोसीजर में आप जानते हैं कि हल्का सा गीला करके कपड़े में रख देते हैं उसको, और जितना भी जमाव आता है उसको काउंट करके हम ये जान लेते हैं कि हमें बीज की मात्रा कितनी डालनी है। बीज की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो बासमती का 5-6 किलो एकड़ का के हिसाब से लगाते हैं, और जो देसी बीज हैं उनका 8 से 10 या 12 किलो तक ले सकते हैं। बीज को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए या तो आप केमिकल में आते हैं बहुत सारे, कार्बन डाइजिम है, मैनकोजेब है, इस तरह के, या थाइफेनॉइड मिथाइल है, या थीरम है। और यदि आप देसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लस्सी भी ले सकते हैं, घर में छाछ सबके पास होती है। या फिर जैसे ह्यूमिक एसिड है या ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, आपने 24 घंटे पानी में उसको भिगो देना है। उसके बाद जब आप रोपाई करेंगे तो उसमें दवाई को लगा ले, या जब पानी को उसमें डिप कर रहे हैं तभी भी ये दवाइयाँ डाल सकते हैं, और उसको फिर 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 से 36 घंटे में जमाव आ जाता है, और जमाव के बाद में आपने नर्सरी की तैयारी करनी होती है। लगभग 10वें हिस्से में जितना भी हमको लगाना होता है उतना नर्सरी तैयार होती है। और उसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा गोबर की खाद या कंपोस्ट डाल लेते हैं। कुछ चाहें तो आप ह्यूमिक एसिड बेस कोई भी दानेदार या लिक्विड मैन्योर्स डाल सकते हैं। और यदि आप जैविक कर रहे हैं तो उसमें जीवामृत जैसी चीज़ें या घन जीवामृत जैसी चीज़ें डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं। और उसको जैसे पलवार करते हैं उसमें पानी भर करके लुगदी टाइप का बना लेते हैं, मिट्टी को भुरभुरी, उसको बोलते हैं कद्दू करना देसी भाषा में, या पडलिंग बोलते हैं उसको। और उसको क्यारियों को ध्यान रखें कि उठी हुई क्यारी हो तो ज़्यादा अच्छा, और साइड में पानी की नाली बनी हो चारों तरफ से, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी हो। अगर उठी हुई क्यारी रहती है तो एक्स्ट्रा पानी साइड में आ जाता है। माना जाता है कि यदि दिन में क्यारी में पानी भरा रहेगा तो धूप तेज होने की वजह से दिक्कत आती है और जड़ गलने की समस्या आती है। इसमें चाहें तो आप नर्सरी में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास भी जमीन को उपचारित करने के लिए लगा सकते हैं। 21 से 25 दिन में पौध आपकी तैयार हो जाती है। अगर आप इसमें फ्री मेथड में जाते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में, तो 15 दिन की पौध लगती है। ये 25 दिन की पौध के बाद या 21 दिन की पौध के बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट करते समय भी आप जमीन को उपचारित कर लें, और जमीन को उपचारित करने के साथ साथ आप जो भी खाद डालना है, धान में बहुत ज़्यादा खादों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप केमिकली कर रहे हैं तो हल्की मात्रा में DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट या घन जीवामृत जैसे खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने का जो समय है वो 15 जुलाई के आसपास होता है, और बाकी बीज की कौन सा बीज आप ले रहे हैं उसकी कितना टाइम में वो मैच्योरिटी लेता है उस हिसाब से भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको खेत में पडलिंग करने के बाद पानी भर देते हैं और उसमें फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 8 से 10 इंच पर पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रहती है। और उसके बाद फिर उसमें घास की दवा, अगर घास की प्रॉब्लम है तो घास की दवा डालते हैं, ब्यूटाक्लोर है या दूसरी घास की दवा आती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं तो उसमें घास की दवा डालने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आप 10 इंच या 12 इंच पर लगा रहे हैं तो कोनो वीडर जैसा एक मैनुअल वीडर आता है जिससे आप घास निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। फिर इसमें अगर आप केमिकली कर रहे हैं तो यूरिया 2 या 3, बासमती में ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, छोटा पौधा होता है तो 15 किलो से लेकर के 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से, फिर 30 से 35 किलो पर एकड़ 2 बार डालना होता है। और उसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना होता है, जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसमें लीफ फोल्डर, तना छेदक
और इस तरह की जो बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। यदि प्रॉब्लम है तो नीम ऑयल के साथ में आप कोई भी पेस्टिसाइड लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। बायो में जाना चाहें तो नीम ऑयल के साथ में बावेरिया बेसियाना या मेटाराइजम ले सकते हैं। जी। जैसे जैसे फसल बड़ी होती है थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें ब्लास्ट या हल्दी गांठ की समस्या या लीफ लिफ्ट करने का। हाँ नहीं, लीफ ब्लास्ट आता है जी। और लीफ स्पॉट आता है। एक कुछ 1509 या 1121 जैसी वैरायटी में एक डिजीज आती है बकानी डिजीज, जिसमें कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं। उसके लिए केमिकल में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास 2-2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, या इसका आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। आप आधा लीटर दोनों को ले लीजिए और मोटा फुहारा करके पूरी फसल में स्प्रे कर दीजिए। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फाल सिस्मट की समस्या आती है जिसमें दाने में पीलापन आता है, मतलब पाउडर जैसा दिखाई देता है आपको। उसके लिए सूडोमोनास सबसे बेस्ट दवा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो धान भारत में होता है उसमें एक्सपोर्ट की बड़ी समस्या आती है क्योंकि हम लोग केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चलन है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, यानी कि गैप को हम फॉलो करें। उसमें क्या होता है कि हम तना छेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, जिसमें कि उस मादा कीट की गंध होती है और जिसको हम खेत में लगा देते हैं तो मेल आता है और उसमें फंस करके गिर के मर जाता है। उससे वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएच की समस्या आती है, ब्राउन प्लांट हॉपर। उसमें हम ध्यान रखें कि ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और पानी को नियमित ना रखें। 1 से 1.5 महीने तक पानी ही रखें, हल्का पानी, उसके बाद फिर हल्का पानी दें और बंद कर दें। इस तरीके से हम वो एक्टिविटी कर सकते हैं। और जब कटाई का समय आता है तो उससे पहले हम कटाई के समय से पहले पानी बंद कर दें 15-20 दिन पहले। अगर ज़्यादा पानी और नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसमें ये बीमारियां और कीट ज़्यादा आता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और बीपीएच को रोकने के लिए सबसे बढ़िया है लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच चूँकि लाइट प्रेमी ये कीट होता है, तो जैसे ही आपने जहाँ भी आपका खेत है वहाँ पर ऊपर बल्ब लगा दीजिए, नीचे ड्रम या खेत में गड्ढा करके उसमें पॉलीथीन बिछा के पानी भर देते हैं और ऊपर मिट्टी का तेल डाल देते हैं। और आपके पास ड्रम है तो ड्रम में भी यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। बिल्कुल। शाम को 3 से 4 घंटे आपको लाइट को जलाना होता है और उसके बाद उसमें सारे कीट आते हैं, फंस के नीचे गिर के मर जाते हैं। ये कुछ देसी तरीके हैं। इसी प्रकार से येलो ट्रैप्स और ब्लू ट्रैप्स लगा करके भी हम कीट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, अगर बासमती की हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी लेवल हमारा पूरा हो जाना चाहिए। 125 से दिन के बाद जब पूरा पक जाए फसल, उसके बाद भी उसमें एरोमा आता है, सुगंध आती है। सुगंध को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा लेट कर देना चाहिए बासमती को, तभी उसकी सुगंध प्रॉपर बनती है। तो ये पूरी एक्टिविटी है। इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमको पूछ सकते हैं। और देसी ऑर्गेनिक तरीके से और केमिकल तरीके से भी हम दोनों तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना होता है कि कीट, बीमारी और इन सबको कैसे कंट्रोल करना है और कुछ देसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, धान की खेती में बहुत ज्यादा देखते हैं एजोला का प्रयोग हो रहा है, तो एजोला का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और एजोला दोनों। एजोला जो है अपने आप में एक ऐसा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एजोला पशुओं को खिलाने के लिए भी प्रयोग होता है। ये मदर कल्चर ला करके इसको आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। एक जैसे वर्मी कंपोस्ट की पिट बनती है 2 से 3 फीट चौड़ी, 1 फीट ऊंची, और लंबाई जितनी जगह है उतनी हिसाब से आप बना लीजिए। थोड़ा सा ढाल लेकर चलते हैं इसमें और उसका कल्चर डाल करके उसमें थोड़ा सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं और पानी डालते हैं तो वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होता है। इन दोनों का ही प्रयोग इसलिए करते हैं कि खेत में जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये ग्रीन लेयर बना देती है, जिससे कि घास पैदा नहीं होती है और साथ में नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है, जिससे पौधा हरा बना रहता है और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में चलती है। तो ये धान में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बीजीए के नाम से आता है, आपको पूसा या दूसरे प्राइवेट कंपनीज भी में देते हैं। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब रोपाई के टिल्लिंग जब शुरू होती है रोपाई के 21 दिन बाद में, तब आप जब पानी तो रेगुलर रहता ही है उसके अंदर, आप माइकोराइजा का इस्तेमाल कर लीजिए रोपाई के 10 से 15 दिन बाद। तो उससे क्या होगा, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ये आर्टिफिशियल जड़ बनाता है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है। इससे पौधा आंतरिक
शक्ति भी लेता है, मतलब रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप करता है, जिससे बीमारी कीट कम आते हैं। सर एक क्वेश्चन और था जी। एक डायरेक्ट सोइंग चल रहा है जिसमें ड्रम सीडर हो गया या सीड ड्रिल हो गया ये सब से एक पडलिंग करके, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट सीडिंग में हम जो जैसे कि गेहूं हमारा रहता है, गेहूं की कटाई की हमने और उसके बाद जो लेट हो जाता है उसमें हम सीधे ही धान की बिजाई कर देते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा बच जाता है नर्सरी को डेवलप करने का और उसके अलावा रोपाई का खर्चा बच जाता है, लेकिन पैदावार थोड़ी सी कम प्रभावित होती है। लेकिन जब डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, जिसको निकालने में दिक्कत होती है। और जब पडलिंग करके करते हैं तो उसमें लेबर का खर्च ज़्यादा आता है, उसमें खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आता है। पंजाब और हरियाणा में डायरेक्ट सोइंग का भी चलन चल रहा है और उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप डायरेक्ट सोइंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।